ज्ञान सर एक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब आज का गहन विश्लेषण शाई चोलोन यानी इंपीरियल चोलास पर है, जिन्होंने संगम युग के बाद महासागरीय और कांस्य कला का एक नया इतिहास रचा था। हाँ, और अगर हम इसकी शुरुआत देखें ना, तो पल्लव सामंत विजाल्या का जिक्र जरूरी हो जाता है। मतलब उन्होंने मौका देखकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नर केसरी की उपाधि ले ली थी। अच्छा, और वहीं पर उन्होंने निशुंबा सुदानी मंदिर बनवाया था, राइट? बिल्कुल सही। सोचिए, एक सामंत से इतना बड़ा सफर। उसके बाद परांतक प्रथम आए, जिन्होंने पांड्या और श्रीलंका को हराकर विजय प्राप्त की। उन्हें मदुराई कोंड और सुंदर चोल जैसी उपाधियां मिली थीं। सैन्य विजय तो कमाल की थी, पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या कांचीपुरम का जो उत्तरामेरूर अभिलेख है, जिसका इतना जिक्र होता है, क्या हम उसे गांव के स्थानीय लोकतंत्र का सबसे पहला ब्लूप्रिंट कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सटीक था कि उसी मजबूत आधार पर राजा प्रथम ने एक स्थायी नौसेना यानी परमानेंट नेवी खड़ी की थी। ओह वाओ, स्थायी नौसेना। हाँ, और उसी के दम पर उन्होंने अनुराधापुरा और पोलोनारुआ पर अधिकार किया। पोलोनारुआ को तो उन्होंने मुम्मुडी चोल मंडलम नया नाम देकर राजधानी ही बना दिया। यहाँ तक कि मालदीव्स पर भी कब्जा कर लिया था। ये सच में अद्भुत है। और इनकी स्थापत्य कला भी तो देखिए। राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसका कलश ही 80 टन का है। सही कहा। और डिप्लोमेसी में भी वो आगे थे। उन्होंने श्रीविजया के शासक को नागापट्टिनम में विहार बनाने की अनुमति दे दी थी, जिससे व्यापार के रास्ते पूरी तरह खुल गए। राइट। और उसके बाद जब राजेंद्र प्रथम आए तो चीजें और भी बदल गईं। उन्होंने सीधा पाल वंश को हराकर गंगई कोंड चोलापुरम की स्थापना की थी। लेकिन मुझे सबसे कमाल का किस्सा श्री विजया वाला लगता है। आप श्रीविजया के 12 द्वीपों वाली बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। उन्होंने श्री विजया के 12 द्वीप जीतकर बंगाल की खाड़ी को प्रैक्टिकली चोलों की झील ही बना दिया था। अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बिल्कुल आधुनिक ग्लोबल ट्रेड मोनोपोली जैसा था। वही तो, एकदम सप्लाई चेन के मेन रास्ते पर कंट्रोल। और इसी विशाल प्रभाव के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इन्हें दक्षिण का नेपोलियन कहा था। और इतना बड़ा ट्रेड मैनेज करने के लिए उन्होंने मालिगाई कोल नाम से भूमि मापन प्रणाली शुरू की, ताकि टैक्स में कोई गलती ना हो। और ये व्यापारिक सोच आगे भी जारी रही। कुलोतुंग प्रथम ने तो चीन में 72 व्यापारियों का एक पूरा दल भेज दिया था, और विक्रम चोल ने चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया। लेकिन देखिए, सब कुछ हमेशा शांत नहीं था। जैसे कुलोतुंग द्वितीय के समय हमें धार्मिक टकराव दिखता है। उन्होंने गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था। ओह, जिसे बाद में रामानुजाचार्य ने बचाया था, राइट? हाँ, बिल्कुल। पर इन टकरावों के बावजूद उनका कल्चरल प्रभाव विश्व भर में था। कैम्बोडिया के अंकोर वॉट मंदिर में चोल कला की झलक दिखती है, और गोवा में कदम राजा जयाकेशरी प्रथम द्वारा करवाई गई शांति वार्ता से भी इनकी डिप्लोमेटिक रीच समझ आती है। बहुत दूर तक प्रभाव था। लेकिन मुझे वापस इनके प्रशासनिक पिरामिड पर आना है। वो बड़ा हैरान करता है। मतलब ऊपर मंडलम से शुरू होकर सबसे नीचे ग्राम तक की व्यवस्था, जिसमें पेरुंदरम और शेरुंदरम जैसे अधिकारी होते थे। और गांव के लेवल पर भी अलग अलग सभाएं थीं, जैसे आम लोगों के लिए ऊर, ब्राह्मणों के लिए सभा और व्यापारियों के लिए नगरम होती थीं। इन्हें चलाने के लिए वारियम समितियां थीं, जो साल के 360 दिन काम करती थीं। वेट, पर उन समितियों के नियम सुनिए। सदस्य बनने के लिए 1.5 एकड़ जमीन चाहिए, उम्र 35 से 70 साल के बीच हो, और पिछले 3 साल में वो सदस्य ना रहा हो। ये तो आज के स्ट्रिक्ट चुनाव नियमों जैसा है। बिल्कुल। हालांकि ये सभी के लिए खुला लोकतंत्र नहीं था, पर उन्होंने पावर को एक जगह रुकने से रोकने की पूरी कोशिश की। साथ ही कर प्रणाली भी बहुत डिटेल्ड थी। भू राजस्व को कदमाई और बेगार वसूली को वेट्टी कहा जाता था। और टैक्स सटीक रखने के लिए जमीन को अलग भागों में बांटा था ना, जैसे ब्रह्मदेया, देवदान, शालाभोग, पल्लीचंदम और विलेन वगई। सही कहा। और इस इकोनॉमी को चलाने के लिए समाज में वलंगाई और इदंगाई वर्ग थे। वे लाल जो थे वो किसान थे। व्यापार के लिए काशू सिक्के और मनीग्रामम जैसी श्रेणियां चलती थीं। पर हाँ, उस दौर में सती और देवदासी जैसी प्रथाएं भी समाज का हिस्सा थीं।
इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखें तो आर.एस. शर्मा का वो कथन बिल्कुल सही लगता है, जहां उन्होंने इस व्यवस्था को राज्य के अंदर राज्य कहा था। और द्रविड़ कला का तो क्या ही कहना। ध्यान मुद्रा में बैठे दक्षिणामूर्ति की प्रतिमाएं इसका बेहतरीन उदाहरण है। अरे, और उनकी नटराजा कांस्य मूर्तियों की विरासत भी तो देखिए। ये इतनी सटीक है कि हाल ही में G20 भारत मंडपम में इसी से प्रेरित एक विशाल अष्टधातु मूर्ति लगाई गई थी। उनकी कला सच में अजर अमर है। बहुत ही अद्भुत। ये सब जानने के बाद ये विचार सच में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सदियों पुराने एक प्रशासनिक, नौसैनिक और कला मॉडल ने आज के आधुनिक विश्व को भी आकार दिया है। तो दोस्तों, इस डीप डाइव में आज के लिए इतना है। अगर चर्चा पसंद आई हो और कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली चर्चा में जल्दी मिलेंगे।